हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले HSSC ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत पिछली जो कोर्ट के तहत जो भर्ती अटकी हुई थी वो सारी रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा में सिविल इंजीनियर का एग्जाम दोबारा होने वाला है। साथ ही जो कल रिजल्ट आया है जो कि SSC JEE का आया है, उसमें भी बच्चों का स्कोर अच्छा रहा है। तो अब हम एक बेसिक लेवल से हम आपको सिविल इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स देने जा रहे हैं और डिस्टेंट इसको हम बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ क्लियर करवाते चलेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको सीरीज करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम हमारा जो ये बैच रहेगा ये सभी पूरे भारत के अंदर होने वाले किसी भी SSC हो या चाहे UP SSC हो, चाहे हरियाणा के SSC हो या चाहे कहीं की भी SSC हो या फिर और कोई भी बोर्ड हो जो कि सिविल इंजीनियर के लिए एग्जाम लेता है, वो चाहे आपका SC लेवल पे हो चाहे वो JEE लेवल पे हो, दोनों के लिए हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल करवाएंगे। हमारी ये पहली वीडियो रहेगी दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें शेयर करें ताकि हमें एक बेहतर अवसर मिले हमारी एजुकेशन को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए, और हम प्रोत्साहित होते रहें कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और वो बच्चे हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल पे बहुत कम स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन लेवल पे, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। हमारा ये सबसे पहली जो वीडियो रहेगी, इसमें हम कवर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन, और बिल्डिंग मटेरियल में हम रॉक एंड स्टोन को कवर करेंगे। आज की वीडियो हमारी रॉक एंड स्टोन के ऊपर रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं रॉक एंड स्टोन के। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी आपकी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हमारी सारी अपडेट ये PDF वगैरह आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, रॉक एंड स्टोन के अंदर, वो आता है चट्टान से शुरू होता है डिस्टेंट। चट्टान हमारे सामने है, चट्टान वर्ड है एक हिंदी के लिए है। ये हमारा जो बैच रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। हम आपको कुछ वर्ड जो हैं वो हिंदी मीडियम के भी आपको बताते रहेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी आपको बताते रहेंगे स्टूडेंट, ताकि आप कंफ्यूज न हो। स्टूडेंट चट्टान जिसे हम माउंटेन बोलते हैं या हम जिसे पत्थर बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, वो सारी चीजें मिलाकर हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। जो भी हम बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, जो भी ये देखिएगा, ये पत्थर की फॉर्म में जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें जो दिखाई दे रही है अलग अलग टाइप के होते हैं। और जो मुख्य तौर पे मैग्मा जब बाहर निकलता है, लावा बनता है किसी भी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद, और वो जो लावा पिघलकर पत्थर बन जाता है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। और उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम चट्टानें अनेकों काम आती हैं स्टूडेंट। वो पत्थर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, उस पत्थर का इस्तेमाल सड़क बनाने में होता है, बिल्डिंग बनाने में होता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो चट्टान के बाद हमारा सबसे पहले स्टडी टाइप ऑफ रॉक्स। जो चट्टान होती हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, उसकी बातें करते हैं। देखिएगा टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स स्टूडेंट। मेटामॉर्फिक रॉक्स हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको इग्नियस रॉक को जो बोलते हैं वो आग्नेय चट्टान कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है और कायांतरित चट्टान कहलाती है। ये 3 टाइप के हमारे रॉक्स हैं जिनको हम आगे चलकर इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करके इनके स्टडी करने वाले हैं। ये इस प्रकार से बांटे किस तरीके से गए हैं, इस पे हम बात करते हैं। देखिएगा कि जो सबसे पहली चट्टान है जिसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, ये प्राथमिक या प्राइमरी चट्टान कहलाती है। प्राथमिक या प्राइमरी जिसको आप बोल सकते हैं, ये प्राथमिक या प्राइमरी चट्टान कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जब हमारा लावा पिघलता है तो जो सबसे पहला पत्थर बनता है ना, वो यही बनता है, आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक ही बनता है। फिर जो सेकंड टाइप आती है अवसादी चट्टान, वो आग्नेय चट्टान के बाद बनती है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टान बनती है स्टूडेंट, ठीक है। ये कैसे बनती है इसके बारे में डिटेल से स्टडी हम आगे चलकर करेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों के रूपांतरण से बनती है हमारी कायांतरित चट्टान। इन दोनों के रूपांतरण से बनती है हमारी कायांतरित चट्टान। तो ये तृतीयक चट्टान कहलाएगी, ये द्वितीयक कहलाएगी, सेकेंडरी, ठीक है।
सेकेंडरी, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी सेकेंडरी कहलाती है। ये हमारी तृतीयक कहलाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो इनका जो वर्गीकरण किया गया वो किस बेस पे किया गया है उस पे हम स्टडी करते हैं। जो सबसे पहले वाली जो चट्टान थी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान जो हमारी है, उसका हम जिक्र करते हैं इस वीडियो में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके नाम जो पूछे जाते हैं कि इसको कैसी चट्टान बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैंने आपको पहले बताया भी है कि ये एक प्राइमरी चट्टान है स्टूडेंट, प्राथमिक चट्टान। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको प्राथमिक बोल सकते हैं, प्राथमिक चट्टान। दूसरी है अनस्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं इसको। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें सतर न बने हों, जैसे लावा निकला जैसे भी था वो मिक्स था, उसमें कोई और चीजें मिक्स थी, वो सारा का सारा एकदम से जम गया है और उसमें सतर नहीं बने हैं, तो वो अनस्ट्रेटिफाइड कहलाएगा। इसके हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको बोल सकते हैं असत्रित चट्टान, असत्रित, ठीक है। तीसरा है जो आग्नेय चट्टान है उसको आप इरप्टिव भी बोल सकते हैं। इरप्टिव कौन सी होती है स्टूडेंट, जिसका उद्गम होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी के मुख से निकलती है, इसको आप ज्वालामुखीय बोल सकते हैं, ज्वालामुखीय। ये सारे के सारे नाम जो है स्टूडेंट आप किसके लेंगे, ये सारे के सारे नाम आग्नेय चट्टान के हैं, इग्नियस रॉक के हैं। इसको आप मदर रॉक भी बोलते हैं क्योंकि स्टूडेंट बाकी की जो दोनों के दोनों चट्टानें हैं जिसको आप सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, वो सारी इसी चट्टान के बाद निर्माण होता है, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसको मदर रॉक भी बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले बाकी सभी पत्थरों की उत्पत्ति इसी से होती है, तो इसीलिए इसको इग्नियस रॉक या मदर रॉक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक का उदाहरण नहीं है या उसका अन्य नाम नहीं है, तो एक अलग नाम दे देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इन चारों में से अलग को आप पहचान सकते हैं, ये चारों नाम इग्नियस रॉक के हैं, आपके आग्नेय चट्टान के हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन एक्चुअल में इसकी स्टूडेंट देखो, ये कोई ज्वालामुखी है और इसके नीचे से लावा निकलता है, यहां से लावा निकलता है, लावा निकल के बाहर आता है। तो जब लावा निकल के बाहर आता है स्टूडेंट, यहां मैग्मा कहलाता है, अंदर जो है लावा क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। जब वो इस ज्वालामुखी से बाहर निकलता है स्टूडेंट, बाहर आकर इसी मैग्मा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लावा बोलते हैं। और ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, इस बात का आप ध्यान रखें स्टूडेंट। ये इसकी फॉर्मेशन होती है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। समझ में आ गई ये चीजें। और इसमें सतर नहीं बनते, जैसे निकला जैसे बहा, जैसे जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में वो ठंडा हो गया, तो वो आपका लावा ठंडा हो चुका है। अब वो क्या बन गया है, चट्टान बन गई है। वो कैसी चट्टान बन गई है, आग्नेय चट्टान बन गई है, इग्नियस रॉक बन गई है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। जो इग्नियस रॉक होते हैं उसमें भी हम टाइप्स को देखते हैं। उसमें कोई तो स्टूडेंट उनमें उपलब्ध खनिजों के आधार पर हम उसका अलग नाम रख देते हैं। कई स्टूडेंट जो नीचे लावा होता है जो ठंडा होता है और ऊपर जो लावा ठंडा होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। कई बार स्टूडेंट उनमें उपलब्ध जो मिट्टी का लेवल है, मृतिका जिसको आप बोलते हैं, कई बार उसमें लाइम का लेवल है, उसको भी देखते हैं। तो कई बार उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं वो किस फॉर्म में बना। तो इन सभी तरीकों के आधार पर आग्नेय चट्टान को या इग्नियस रॉक को हम अलग अलग पोर्शन में बांटते हैं और उनका अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे बेसाल्ट है, वो भी एक आग्नेय चट्टान है स्टूडेंट। पमीस है स्टूडेंट, ऑब्सिडियन है स्टूडेंट, रियोलाइट है, स्कोरिया है, डेसाइट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेरिडोटाइट है और स्टूडेंट डायाबेस है। ये पैग्मेटाइट है स्टूडेंट, पैग्मेटाइट है, डायोराइट है। तो ये आग्नेय चट्टान के ही एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो इनको याद रखें स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या देता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से आग्नेय चट्टान कौन सी है या उनमें से आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है। तो इनको मुख्य तौर पर जो मेन है, जैसे बेसाल्ट है स्टूडेंट, पमीस है और रियोलाइट है, क्योंकि इनके खनिज हमारे इस्तेमाल में आते हैं, इसीलिए इनको बोलता हूं कि याद रखिएगा। इसके बाद आप पैग्मेटाइट को याद रखें, गैब्रो और ग्रेनाइट को याद रखिए स्टूडेंट,
ठीक है, ये मुख्य हैं, इनको आप याद रखें कि ये तो मुख्य तौर पर इग्नियस रॉक में माने जाते हैं। फिर बात बताता हूं डिस्डेंट एक्चुअल में इनको क्यों डिवाइड किया गया, किस बेस पे डिवाइड किया गया, वो मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। ये आपके सामने एक ज्वालामुखी है डिस्डेंट, और इस ज्वालामुखी में डिस्डेंट एक ज्वालामुखी है, यहां पे ये आपका मैग्मा है, मैग्मा, यहां से मैग्मा निकलना शुरू होता है डिस्टेंट, और ये बाहर निकलता है, ये क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है डिस्टेंट, तो अब सिचुएशन क्या होती है कि इस रॉक को, जो इग्नियस हमारा रॉक है, जो आग्नेय हमारी चट्टान है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्सट्रूजिव इग्नियस होता है और एक होता है इंट्रूजिव इग्नियस डिस्टेंट। एक्सट्रूजिव इग्नियस वो होता है डिस्टेंट जिसमें ये लावा बाहर निकल के, डिस्टेंट जब लावा बाहर निकल के जमता है तो वो एक्सट्रूजिव इग्नियस कहलाता है। और जब लावा अंदर की अंदर ठंडा हो जाता है, अंदर की अंदर, जैसे बाहर ना निकल पाए, मैग्मा बाहर ना निकल पाए, नीचे विस्फोट हुआ, निकलने के लिए कम रास्ता था, लेकिन मैग्मा अंदर ही फैल के पृथ्वी के अंदर और जम गया, तो वो क्या डिस्टेंट, इंट्रूजिव इग्नियस कहलाएंगे, वो अंदर की तरफ बनेंगे डिस्टेंट। ठीक है, इनको आप याद कैसे रखेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो एक्सट्रूजिव, जो बाहर निकल के जो जमते हैं, वो तो हमारा बेसाल्ट है, क्या है ये डिस्टेंट, डिसाइट है ये डिस्टेंट, डेसाइट, और ये रियोलाइट है डिस्टेंट। ये जो तीन पत्थर है डिस्टेंट, ये एक्सट्रूजिव रॉक हैं, बाहर निकल के जो हमारा लावा ठंडा हुआ है वो हमारे एक्सट्रूजिव रॉक है। और जो इंट्रूजिव रॉक है डिस्टेंट, उसमें आता है ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो डिस्टेंट, ये हो गया हमारा कौन सा, इंट्रूजिव रॉक। अब इनको कैसे पहचानेंगे, सुनो ध्यान से। जो इंट्रूजिव रॉक्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं डिस्टेंट, क्रिस्टल फॉर्म में। इसके अंदर जो भी खनिज पदार्थ, मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, वो आसानी से अलग किए जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अलग दिखते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होगा। ठीक है डिस्टेंट, जैसे चीनी के दाने ऐसे होते हैं, जैसे ग्रेनाइट पत्थर आपने देखा होगा, आपके घरों में भी लगा होगा, तो वो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, इनमें डायोराइट में भी ऐसी सिचुएशन होती है, गैब्रो में भी ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये जो होते हैं, इसमें अलग अलग क्रिस्टल हमें दिखाई देते हैं। लेकिन डिस्टेंट इसमें अलग अलग क्रिस्टल दिखाई नहीं देते, इनसे हमारा जो खनिज पदार्थ है, मिनरल है, वो अलग कर पाना बहुत कठिन समस्या हो जाती है, और उसको अलग करने के लिए हमें खर्च ज्यादा उठाना पड़ता है। लेकिन यहां पर जो है आसानी से वो सारी चीजें अलग की जा सकती हैं। तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें मोटे दाने होते हैं ना डिस्टेंट, मोटे दाने, वो तो हमारा इंट्रूजिव रॉक है। और जिसमें पतले दाने, महीन दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, दाने ना भी होते हैं डिस्टेंट, ये समझो आप, अगर आप नेक्ड आई से देखते हो तो वो एक्सट्रूजिव रॉक कहलाता है। तो ये हो गया आपका इग्नियस रॉक की दो टाइप, जिसमें एक्सट्रूजिव में आता है रियोलाइट, डेसाइट और बेसाल्ट, और जो इंट्रूजिव आता है उसमें ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो आता है डिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है डिस्टेंट, इसमें दो टाइप और दी गई है कि वोल्केनिक रॉक और दूसरा है प्लूटोनिक रॉक, या फिर वोल्केनिक रॉक और एफेनेटिक टेक्सचर। एफेनेटिक टेक्सचर कहो, जो मैंने आपको बताया महीन दाने होते हैं, वो एफेनेटिक टेक्सचर कहलाता है डिस्टेंट। और जिसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल अलग अलग दिखाई देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं डिस्टेंट, फेनेरेटिक टेक्सचर कहलाएंगे, या प्लूटोनिक रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है डिस्टेंट, इस प्रकार से आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। बच्चों को जो समझ नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको अगली क्लास में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी हम एक ये मान के चल रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा या डिग्री करके आए हैं, तो कम से कम इन चीजों को शांति से समझते होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, उसको क्लियर करके आपको बताएंगे। तो डिस्टेंट इसमें क्या बताया गया है कि जो इंट्रूजिव रॉक्स होते हैं, अंदर ही अंदर जो ठंडे हुए थे डिस्टेंट हमारे, उसको प्लूटोनिक रॉक्स भी बोला गया था, क्योंकि जो अंदर ठंडे हुए थे उनके क्रिस्टल बड़े थे, तो प्लूटोनिक रॉक्स कहला रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंट इनके भी दो टाइप हो गए, एक तो हाइपरबाइसल और एक हो गए हमारे डीप सीटेड रॉक। डिस्टेंट जो अंदर ही अंदर ठंडे हुए थे, कुछ रॉक्स तो ऐसे बने कि जो बिल्कुल जहां पे ज्वालामुखी का उद्गार था उससे थोड़ा सा ऊपर उठे और वहीं पे ठंडे हो गए, और कुछ रॉक्स बाहर निकलने से पहले, थोड़ा सा पहले वहां पे ठंडे हुए। तो उनमें डिफरेंस तो होगा डिस्टेंट, दबाव का भी डिफरेंस होगा, ताप का भी डिफरेंस होगा, ठंडा होने के समय का भी डिफरेंस होगा। तो उसकी वजह से इनको दो टाइप में बांट दिया कि एक तो हाइपरबाइसल, जिसको आप डोलेराइट, एक ऐसा चट्टान है, ऐसा पत्थर है
जो हाइपाबाइसल रॉक है डिस्टेंट, क्योंकि ये है ना, ये हमारा जो है ऊपर आके ठंडा हुआ लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। ज्वालामुखी के उद्गार का जो मुख्य स्थल था वहां से ऊपर तो आया लेकिन पृथ्वी पर बाहर नहीं निकल पाया, तो ये आ गया आपका डोलेराइट। ठीक है। दूसरा था आपका डीप सीटेड रॉक डिस्टेंट। डीप सीटेड रॉक जो अंदर ही बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के ठंडे हुए हैं, उनको खदानों से निकाला जाता है, तो वो क्या होते हैं हमारे ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट। तो ये रॉक वो हैं जो डीप सीटेड रॉक है। टाइप ये इग्नियस रॉक के ही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिविल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन लेना बिल्कुल आसान है और शांति से आप इसे ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप चीजों को क्लियर समझते चलें, रटने की जरूरत नहीं है। जब सामने चीजें आएंगी तो आपके सामने प्रस्तुत होंगी तो आप उन्हें देख पाएंगे कि हाँ इसका ऑप्शन ये है, क्लैरिफाई हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है कि अभी आप सोचो कि आपको याद नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ते डिस्टेंट, ये दूसरे टाइप की चट्टान आ गई है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। देखो, वो तो थी हमारी इग्नियस रॉक और वो थी हमारी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जब बाहर निकल के लावा पिघल जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, बहुत समय बीत जाता है, उसके ऊपर हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, नदियां बहती हैं, पानी बहता है, तो डिस्टेंट समय बीतने के साथ साथ वो छोटी छोटी ब्रेक डाउन होकर बहती रहती हैं कहीं दूसरी जगह। हवाओं के माध्यम से, क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर पानी की वजह से वो बहकर कहीं पर जाकर दूसरी जगह पे जम जाती हैं। और ये प्रोसेस सदियों चलती है और सदियों चलने के बाद वो जहां दूसरी जगह जाती हैं वहां पे जम जाती हैं। ठीक है। तो डिस्टेंट जब हमारी इग्नियस रॉक के ऊपर क्लाइमेट चेंज होता है किसी भी वजह से, वो पानी से भी हो सकता है, बारिश से भी हो सकता है या हवाओं से भी हो सकता है, और उसके लिए सदियां बीतती हैं, तो वो बहकर जहां पर भी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे भी इकट्ठा हो जाए, वो नदी के तलहटी में जमा हो सकते हैं, बहुत सारी खाइयों के अंदर जमा हो सकते हैं, बहुत सारी झीलों के अंदर जमा हो सकते हैं। तो डिस्टेंट वो सदियां बीतने के साथ साथ जो जमा हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके अवसाद, और उन्हें ही बोलते हैं अवसादी चट्टानें, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स डिस्टेंट। इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी आपके सामने। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल डिस्टेंट अगर हम देखते हैं तो वो कौन से हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि ब्रेसिया है डिस्टेंट, क्लिच है, चाक है डिस्टेंट, चाक, चैट है डिस्टेंट, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन को तो आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत बार यूज होता है। ठीक है। अब देखो, यहां से क्लियर होगा, आपको साफ दिखाई देने लग गया होगा। अब देखो डिस्टेंट, सैंडस्टोन है डिस्टेंट, सैंडस्टोन, सेल है, डोलोमाइट है। डोलेराइट और डोलोमाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। डोलोमाइट है आपकी सेडिमेंट्री रॉक और डोलोराइट है आपकी इग्नियस रॉक, ध्यान रखना। ये क्या है, सिल्टस्टोन है, कोक्विना है डिस्टेंट, आयरन स्टोन है, जिप्सम है, रॉक साल्ट है। तो ये आपके जो है अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना डिस्टेंट। ठीक है। तीसरी आती है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें कहो, मेटामॉर्फिक रॉक कहो, रूपांतरित चट्टानें कहो, रूपांतरित भी बोल सकते हैं। रूपांतरित चट्टान डिस्टेंट। रूपांतरित चट्टान क्यों कहते हैं, कायांतरित क्यों कहते हैं, मेटामॉर्फिक क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्टेंट इसने काया का कायांतरित कर लिया, काया का पलट कर लिया, अपनी काया बदल ली है डिस्टेंट, इसने रूप बदल लिया, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। डिस्टेंट क्यों कर लिया डिस्टेंट, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि पीछे जो अवसाद जमा हो जाते हैं, बहुत सारे अवसाद नीचे जमा हो जाते हैं, बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं इग्नियस रॉक बाहर नहीं निकल पाते, पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाते हैं नीचे डिस्टेंट। ठीक है ना। जब वो नीचे दबे हुए रॉक्स, सिर्फ नीचे दबे हुए रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दें, बाहर किसी भी रॉक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ नीचे दबे हुए रॉक्स समय बीतने के साथ साथ
उनके ऊपर हाई टेम्परेचर होता है डिस्टेंट, हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वो नीचे दबे हुए होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर हाई प्रेशर होता है, क्यों? ऊपर से उनके ऊपर दबाव होता है, और जो मिट्टी आकर या फिर और चट्टाने आकर डिस्टेंट उसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं डिस्टेंट, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तो उनका डिस्टेंट केमिकली रूप तो बदलता नहीं है। ना तो आपकी जो दबेंगे कौन से रोक, पहले तो ये समझो, दबेंगे वही रोक जो अवसादी चट्टाने थी, जो हमारी आग्नेय चट्टानी थी। आग्नेय चट्टाने बाहर नहीं निकल पाया, लावा अंदर ही जमा होकर ठंडा हो गया, उसके ऊपर मिट्टी आती गई, दबती गई, और ज्यादा दबाव आ गया, बहुत ज्यादा हीट हो गई। ऐसे अवसादी चट्टाने, चट्टानों पे चट्टान दबती गई, चढ़ती गई, परत चढ़ती गई, परत चढ़ती गई, नीचे दब गई और सदियां बीत गई डिस्टेंट। उसके बाद उस पर हाई टेम्परेचर हो गया है और हाई प्रेशर हो गया है। उसके बाद उसमें केमिकली चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, उसमें केमिकली चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी उसकी संरचना में बदलाव आएगा, साथ ही साथ उसमें उपस्थित खनिजों में भी बदलाव आएगा। उसके खनिज भी, जो खनिज होंगे वो भी बदलेंगे, वो भी खत्म भी हो सकते हैं, नए खनिजों का निर्माण भी हो सकता है, ठीक है डिस्टेंट। तो वो होंगे, तो वो जब समय बीतने के साथ उसका रूप बदल जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, वो कहलाती है आपकी कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान। जैसे संगमरमर डिस्टेंट, संगमरमर अवसादी चट्टान से बनी है, क्योंकि अवसादी चट्टान नीचे दबी है, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर हुआ है, उसके ऊपर हाई प्रेशर हुआ है, तब वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुई है। ये है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल डिस्टेंट। जैसे कि मार्बल है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं आप, मार्बल। आपने कंचे खेले होंगे ना डिस्टेंट, कंचे हरियाणा वालों ने तो खेले होंगे डिस्टेंट, बाकी का पता नहीं। अच्छा, एंथ्रासाइट कोयला है, नीज कोयला, सॉरी एंथ्रासाइट नहीं, एंथ्रासाइट चट्टान है, रॉक है, नीज है, हॉर्नफेल्स है डिस्टेंट, फाइलाइट है, क्वार्टजाइट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, और नोवाक्यूलाइट है, मैरिपोसाइट है, सिस्ट है डिस्डेंट, स्कार्न है, स्लेट है डिस्डेंट, इंपॉर्टेंट याद रखना स्लेट को भी, सोपस्टोन है डिस्डेंट। तो ये वो चट्टाने हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं, रूपांतरित कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण, ये मैंने आपको तीनों वर्गीकरण समझा दिए। क्या समझा है मैंने आप लोगों को डिस्टेंट? मैंने आप लोगों को तीनों वर्गीकरण समझा दिए। जो तीनों चट्टाने थी आपकी, ये जो तीनों टाइप थी डिस्टेंट आपकी, मैंने ये कौन सी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ये कैसे बनी, इनमें कैसे रूपांतरण हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब इन चट्टानों को वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग टाइप से वर्गीकृत करते हैं, और अलग अलग टाइप्स में वर्गीकरण कैसे होगा डिस्टेंट, मैं आपको करवाऊंगा। चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ठीक है डिस्टेंट। केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है डिस्टेंट। तो केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के अंदर करेंगे डिस्टेंट। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो सिलिका में चट्टाने हैं, चूना में चट्टाने हैं डिस्टेंट, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। डिस्टेंट इसमें सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो सिलिका में चट्टाने कौन सी होती हैं। सिलिका में चट्टाने वो होती हैं जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है डिस्टेंट, सिलिका का अंश होता है सिलिका, इसी को बोलते हैं सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक, ठीक है डिस्टेंट, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ये सिलिका SiO2 के नाम से जानी जाती है, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि ग्रेनाइट भी एक सिलिशियस रॉक है, ग्रेनाइट, ठीक है। है ना, चूना पत्थर है जैसे, उसमें भी सिलिका होती है।
चूना पत्थर अलग है स्टूडेंट, बेसाल्ट जो है वो उसमें होती है सिलिका, ठीक है। नीज आ गया जिसका जैसा इसके अंदर नीज पत्थर। आगे चल के इनको सारों को हम स्टूडेंट आपके लिए क्लासिफाई करेंगे अलग अलग। फिर चूना में चट्टाने स्टूडेंट, चूना में चट्टाने जो होती है वो कैलकैसियस कहलाती हैं, कैलकैसियस जो चट्टाने होती हैं वो आपकी चूना में चट्टाने, यानी जिसके अंदर चूना का कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो होता है उसकी विद्यमता जिसके अंदर होती है वो चूना में चट्टाने कहलाती हैं। उनको आप ध्यान में रखेगा। चूना में चट्टानों में कौन से आ गए, चूना पत्थर आ गया जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हैं, और संगमरमर इसी में आता है, और डोलोमाइट भी इसी के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिलिका में चट्टाने और चूना में चट्टाने। कैलकैरियस होता है स्टूडेंट, ये कैलकैरियस CALCAREOUS कैलकैरियस रॉक, ठीक है। संगमरमर हो गया इसके अंदर, चूना में पत्थर हो गया जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हैं वो, ठीक है। मृत्तिका में चट्टानों की बात करते हैं स्टूडेंट। मृत्तिका में चट्टाने जिसमें मिट्टी के अंश ज्यादा होते हैं, मृत्तिका में मिट्टी के अंश ज्यादा होते हैं। मुख्यतः तौर पे कांतरी चट्टाने ज्यादा होती हैं, अवसादी चट्टाने ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी हम इनको क्लासिफाई कर ही देते हैं। मृत्तिका में चट्टाने जिसको आर्गिलेशियस बोलते हैं, आर्गिलेशियस रॉक्स, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट किसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसके अंदर स्टूडेंट मृत्तिका, मिट्टी के अंश ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मृत्तिका में बोलते हैं। चूना में कैल्शियम के कार्बोनेट ज्यादा होते हैं, CaCO3 के, इसमें SiO2 के जो है अंश ज्यादा पाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जो मृत्तिका होती है, मृत्तिका में चट्टाने, इसमें आर्गिलेशियस यानी कि एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है स्टूडेंट। एल्यूमिना इसमें अवेलेबल रहता है। तो जो एल्यूमिना के घटक होगा वो Al2O3 के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसकी मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो कहलाएंगी मृत्तिका मिट्टी। ये सारी चीजें मैं आपको वहां बताऊंगा जब सीमेंट निर्माण होगा ना, सीमेंट में किस किस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, कितना अंश किसका होता है, तो वो आपका सारा का सारा वहां पे कराएंगे चट्टानों के वर्गीकरण में। तो अब बात करते हैं चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या चीजें शामिल होती है स्टूडेंट, देखिएगा स्टूडेंट। भौतिक में फोलिएटेड रॉक होंगे, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होंगे और स्ट्रेटिफाइड रॉक होंगे स्टूडेंट। फोलिएटेड रॉक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमें यह पता होता है कि हम किसी पत्थर को जब काटेंगे तो उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, फिक्स डायरेक्शन में उसको अलग किया जा सकता है। फिक्स डायरेक्शन के अंदर इनको हम अलग कर सकते हैं फोलिएटेड रॉक्स को, ठीक है स्टूडेंट। अनस्ट्रेटिफाइड जो आग्नेय चट्टान होती है वो अनस्ट्रेटिफाइड होती है स्टूडेंट, क्योंकि उसको सतरों में अलग नहीं किया जा सकता। वो पूरा का पूरा एक गुत्था होता है, जैसे कि मिट्टी को बना दिया ऐसे, और जैसे कि एक कहीं भी एक पत्थर फोड़ के रख दिया, उसमें सतर नहीं है, कंप्लीट एक गुत्था सा, उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड रॉक में सतर होते हैं, इसको सतरों में अलग किया जाता है। देखो फोलिएटेड रॉक में तो डायरेक्शन फिक्स होती है, इसको सतरों में अलग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको सतरों में अलग नहीं किया जा सकता, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं ये, ठीक है ना। देखो ये इसमें दिखाया भी गा, ये फोलिएटेड रॉक है, इसमें फोलिएटेड रॉक में फिक्स डायरेक्शन में ही आप इसको अलग कर सकते हैं। ये फोलिएटेड रॉक, वैसे ये भी सतरित होती है, लेकिन इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि आप हॉरिजॉन्टली इसको अलग करेंगे या फिर आप इसको वर्टिकली अलग करेंगे, ये फिक्स होता है। जैसे कि नीज है हमारा, नीज एक हमारा फोलिएटेड स्टोन है, फोलिएटेड रॉक है। सिस्ट है स्टूडेंट, फिलाइट है और स्लेट है, ये हमारे फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जिसको हम सतरों में अलग कर सकते हैं।
ये है नॉन फोलिएटेड रॉक डिस्डेंट। फोलिएटेड का उल्टा डिस्डेंट, इसको आप अलग नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, ऐसे पड़ा फोड़ेंगे जिस भी मर्जी से फूटेगा फूटेगा, चूर चूर हो जाएगा डिस्डेंट। तो ये सत्रों में अलग नहीं किया जा सकता, ये नॉन फोलिएटेड रॉक होगा डिस्डेंट आपके सामने। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकली, जैसे कि अभी बताया था ये स्ट्रेटिफाइड है और ये आपका फोलिएटेड रॉक है सबसे पहले वाला। ऐसे सत्रों में एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ये अनस्ट्रेटिफाइड है, इसके फिक्स नहीं है। और ये स्ट्रेटिफाइड है, देखो ऐसे लेयर बन रही है, लेयर ऐसे आप सतर से अलग करेंगे, पहले ऊपरला स्तर, फिर उससे अगला, फिर अगला, फिर अगला, जैसे कि ये बन रही है एक। इस प्रकार से ये स्ट्रेटिफाइड है, ये अनस्ट्रेटिफाइड, इसका पता ही नहीं कहां से अलग होगा। ठीक है, और ये फोलिएटेड है, इसकी एक डायरेक्शन फिक्स होगी। ठीक है डिस्डेंट, ये हॉरिजॉन्टली अलग किया जा सकता है, वर्टिकली नहीं। ठीक है ना, इसमें वर्टिकल भी हैं कुछ, ये तिरछे भी हैं डिस्डेंट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब डिस्डेंट खनिजों की उपलब्धता के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन बाय मिनरल्स। उनमें अवेलेबल मिनरल्स के हिसाब से दो टाइप में हम पत्थरों को डिवाइड करते हैं, रॉक्स को डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में डिस्डेंट? सिर्फ दो टाइप में। ठीक है ना, तो दो टाइप में जो बांटते हैं, इसमें सबसे पहले जैसे कि पॉलीमिनरलिक रॉक है और दूसरा मोनोमिनरलिक रॉक है। इसके नाम से ही पता है, जिसमें डिस्डेंट, जिसमें खनिजों की उपलब्धता एक से अधिक हो, खनिजों की उपलब्धता एक से अधिक हो, वो पोली। पोली का मतलब क्या होता है डिस्डेंट? ज्यादा। पोली का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, वो हो गया आपका पोली। और मिनरलिक, जिसमें मिनरल होते हैं, तो जिसमें खनिजों की उपलब्धता एक से ज्यादा हो। ठीक है डिस्डेंट, इसमें कौन से आ गए? ग्रेनाइट आ गया डिस्डेंट, लाइमस्टोन आ गया है, बलुआ पत्थर आ गया आपका, और सेल आ गए हैं, और स्लेट आ गई है। ये सारे आपकी पॉलीमिनरलिक रॉक हैं जिसमें खनिज या मिनरल्स एक से ज्यादा हों। ये है मोनोमिनरलिक। मोनो का मतलब क्या होता है डिस्डेंट? एक। मोनो का मतलब एक, मिनरलिक का मतलब खनिज। तो जिसमें एक खनिज की अधिकता ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? मोनोमिनरलिक। वैसे थोड़े बहुत हो सकते हैं अंशों के तौर पे, लेकिन जो मेजोरिटी रहेगी 50-60% जो मिनरल रहेगा वो एक रहेगा। तो वो कौन सी? जैसे जिप्सम है, मार्बल है, क्वार्टजाइट रॉक है, तो ये आपके मोनोमिनरलिक हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खनिजों को, उनकी जो खनिजों की उपलब्धता के आधार पर पत्थरों को अगर डिवाइड करें, रॉक्स को अगर डिवाइड करें, तो वो कितने टाइप के? तो दो हैं, पॉलीमिनरलिक रॉक और मोनोमिनरलिक रॉक। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं विभिन्न प्रकार के पत्थरों का अगर हम जिक्र करते हैं आज। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने है स्लेट। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है स्लेट, दिया गया है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है डिस्डेंट। स्लेट, आप कौन सी स्लेट है? वही स्लेट है जो आप बचपन में लिखने के लिए एक चाक का इस्तेमाल करते थे और इस स्लेट पे लिखते थे। वो सत्रों में अलग की गई थी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है डिस्डेंट? इसकी उत्पत्ति मृत्तिका में चट्टानों से हुई है, मृत्तिका में, और सत्रित चट्टानों से। सत्रित, ठीक है, मृत्तिका में से मतलब समझो आप जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा थी, और सत्रित का मतलब जो कि डिस्डेंट फोलिएटेड थे आपके, जो स्ट्रेटिफाइड थे डिस्डेंट, स्ट्रेटिफाइड से हुई है। और जो इसका रूपांतरण होना डिस्डेंट, वो मड स्टोन से हुआ, मड स्टोन से। मड स्टोन समझते हो? कीचड़ नहीं होता, कीचड़ जैसे, ऐसे समझो आप। तो ये उससे हुआ मड स्टोन, या फिर आप सेल भी बोल सकते हैं, सेल से भी इसका जो है डिस्डेंट क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है। ये आपका होगा स्लेट का उत्पत्ति और इसका रूपांतरण। इसका जो मुख्य घटक होता है डिस्डेंट, ये देखो, ये स्लेट है। स्लेट के अंदर मुख्य घटक क्या चीज होती है? ये क्योंकि मिट्टी से बना डिस्डेंट, और मिट्टी में चूने का कार्बोनेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको आप CaCO2, CO3 की उपलब्धता इसमें
मुख्यतः ज्यादा होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसकी जो जल अवशोषण की क्षमता होती है स्टूडेंट, जो आपकी स्लेट थी आपके पास थी, आप जिसको जीभ से भी साफ कर देते थे स्टूडेंट, वही स्लेट ये है। इस पे पानी डालोगे तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो लगभग आप इसको फिर भी 1% या इससे कम, 1% या इससे कम इसकी जल अवशोषण क्षमता होती है, या तो 1% के बराबर अपने आयतन का स्टूडेंट, इसके आयतन का, इसके वॉल्यूम का 1% या उससे कम इसकी जल अवशोषण यानी कि जल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है इसकी, वो 1% या उससे कम होती है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है यानी कि इसकी जो ग्रेविटी लेवल है स्टूडेंट, वो कितना होता है? वो होता है स्टूडेंट 2.7 से 2.8, ये इसका विशिष्ट गुरुत्व है। ठीक है, और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है स्टूडेंट? उपयोग आप बता सकते हैं, लिखने के लिए काम किया जाता है, अब तो इस्तेमाल नहीं होता इसका, लेकिन इसका उपयोग पहाड़ी इलाकों में किया जाता है छत बनाने में, यहां पे भी कर लेते हैं, समतल इलाकों में भी छत बनाने में। और इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट जहां पे वाटर प्रूफ कोई चीज बनानी है, जहां पे नमी ज्यादा है और वो दीवारों पे चढ़ जाती है, खराब कर देती है, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्लेट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ये था आपका पहली टाइप का स्लेट पत्थर। दूसरा पत्थर अगर मैं बात करता हूं तो स्टूडेंट वो आपका है ट्रैप। स्टूडेंट ये है आपका ट्रैप, बेसाल्ट। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों से हुई है, आग्नेय चट्टानों से। अगर इसकी उत्पत्ति आग्नेय या इग्नियस, इग्नियस रॉक्स से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये असतरित से हुई है स्टूडेंट, इनमें सतर नहीं होते इग्नियस रॉक में, असतरित चट्टानों से हुई है। ठीक है, ये सिलिका की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा इसमें 40% से 60% तक इसमें सिलिका, जिसको आप SiO2 बोल रहे हैं, उसकी मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर संदलन सामर्थ्य की बात करता हूं, यानी कि जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर दबाव डाला जाए तो वो कहां तक ये सहन कर सकता है स्टूडेंट? ये स्टूडेंट आपका सहन कर सकता है संदलन सामर्थ्य 1500 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इतने पर हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे ये कितना वेट अटेन कर सकता है, कितना वेट ले सकता है? वो 1500 से 2000 तक। तभी तो इसका इस्तेमाल स्टूडेंट, ये देखो ये पत्थर हैं, तभी तो इनका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं ना, उसमें जो पत्थर पड़ा होता है वो यही होता है, ट्रैप और बेसाल्ट का मिक्सिंग रूप में वो डाला जाता है वहां पे, ताकि उस पर वेट ज्यादा ले सकता वो। ठीक है, ग्रेनाइट हम यूज नहीं कर सकते, वैसे ग्रेनाइट ज्यादा वेट ले सकता है, लेकिन ये उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते स्टूडेंट क्योंकि वो अवेलेबल कम है और वो खर्चीला भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसकी जल अवशोषण क्षमता की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, बेसाल्ट और ट्रैप के जल अवशोषण क्षमता की, तो ये अवशोषित करते हैं स्टूडेंट लगभग 6% या इससे कम, 6% या इसके बराबर ये जल को अवशोषित कर सकते हैं। इनके विशिष्ट गुरुत्व की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, इनका विशिष्ट गुरुत्व है 2.8 से लेकर के और 3 तक विशिष्ट गुरुत्व। उपयोग कहां किया जाता है स्टूडेंट इसका? इसका उपयोग किया जाता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर, और बहुत सारी भवनों की नींव जो रखी जाती है ना, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उपयोग आप समझ गए हैं। ये था आपका ट्रैप और बेसाल्ट। फिर मैं बात करता हूं स्टूडेंट आपके सामने नीज पत्थर की। नीज देखिएगा, नीज में ये सतर है स्टूडेंट, सतर है, रूपांतरण से मिला है स्टूडेंट ये। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति की अगर पूछे आपसे कोई, तो ये रूपांतरित चट्टान से है, या कायांतरित चट्टान भी लिख सकते हैं, रूपांतरित या कायांतरित, कायांतरित लिख देता हूं मैं, कायांतरित चट्टान, जिसको आप मेटामॉर्फिक बोल देते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान से, और स्टूडेंट ये सतरित होती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसकी जो अग्नि प्रतिरोधकता है स्टूडेंट, ये आग कितनी जल्दी पकड़ता, तो ये लगभग ग्रेनाइट के बराबर होती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो अग्नि प्रतिरोधकता है उसमें ग्रेनाइट को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो ग्रेनाइट को रिप्लेस कर सकता है आपका नीज पत्थर। समझ में आ गई ये बात?
इसके संदलन सामर्थ्य की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ये कितना जो है संदलन सामर्थ्य ले सकता है, तो स्टूडेंट इसका संदलन सामर्थ्य 2000 से डियर स्टूडेंट 4000 तक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, इसके विशिष्ट गुरुत्व की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.9 तक इसका विशिष्ट गुरुत्व है नीज का स्टूडेंट, इसकी जो ग्रेविटी है। उपयोग कहां पे किया जाता है स्टूडेंट, ये क्षत्रिय चट्टान है और इसका भवनों में जो नक्काशी की जाती है या फिर सजावटी सामान में नीज पत्थर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे है हमारे सामने ग्रेनाइट पत्थर, जो कि मुख्य तौर पे हम आजकल अपने घर की सीढ़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रेनाइट पत्थर है ये आपके सामने। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप बताइएगा कि इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल ये हमारे भवनों की फर्श में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो खासियत है वो क्या है, किस लिए इसको हम जानते हैं। स्टूडेंट पहले तो इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। ये एक आग्नेय चट्टान से उत्पन्न होता है, आग्नेय या इग्नियस रॉक से। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आप सबसे पहले जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से नीचे इसमें क्रिस्टल होते हैं स्टूडेंट, देखना आप आपके अगर लगाओ तो नीचे दबा होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी जो संरचना होती है स्टूडेंट, ये रवेदार होते हैं, रवेदार। ठीक है, रवेदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रवेदार को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइज्ड होती है, याद रखना क्रिस्टलाइज्ड होती है इसकी जो संरचना होती है। इसकी जल अवशोषण क्षमता स्टूडेंट वो 1% या इससे कम होती है, जल अवशोषण क्षमता। ठीक है ना, इसके विशिष्ट गुरुत्व की बात करें तो 2.6 से 2.7 इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है स्टूडेंट। उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, और भी जहां पे भी आपको लगे भवन निर्माण में, सजावटी कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ग्रेनाइट का। आगे बात करते हैं स्टूडेंट क्वार्टजाइट की। स्टूडेंट क्वार्टजाइट की उत्पत्ति स्टूडेंट कायांतरित चट्टान से हुई है, कायांतरित से। कायांतरित कहो, मेटामॉर्फिक कहो, मेटामॉर्फिक। ठीक है, रूपांतरित चट्टान है ये। इसकी जो संदलन सामर्थ्य की अगर हम बात करते हैं क्वार्टजाइट की, तो ये इस 770 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से और कितना 2110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसकी संदलन सामर्थ्य है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी स्टूडेंट है। और इसके अंदर है ना स्टूडेंट, उसकी अधिकता होती है, थोड़ी सी चूने की अधिकता होती है, और इसका जो जल अवशोषण की क्षमता है स्टूडेंट वो 3% है या इससे कम, 3% या इससे कम। उपयोग कहां पे किया जाता है क्वार्टजाइट का, भवन निर्माणों में वहीं पे किया जाता है स्टूडेंट जहां ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। आप पत्थरों का इस्तेमाल कहां करते हैं आप समझ चुके हैं, बाकी चीजें हम आपको बता रहे हैं साथ के साथ जो मुख्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन देखिए, इसमें चूने की बहुलता होती है, चूने की बहुलता। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मृत्तिका में चट्टानों से हुई है, मृत्तिका में चट्टानों से, मृत्तिका में चट्टानों से। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो मुख्य घटक है व्हाइट दिख रहा, लाइम है, चूना स्टूडेंट, यानी कि कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 की अवेलेबिलिटी है इसके अंदर, इसीलिए इसको लाइमस्टोन बोला जाता है। और इसकी जो जल अवशोषण क्षमता है स्टूडेंट वो 10% है, ये ज्यादा से ज्यादा जल का अवशोषण कर लेता है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये चूना पत्थर आपका। और जिसके संदलन सामर्थ्य की अगर हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो होती है इसकी 500 से 550 किलोग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके अगर हम विशिष्ट गुरुत्व को देखें स्टूडेंट, इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो वो 2.2 से डी स्टूडेंट 2.6 तक माना गया है, कई जगह 5.20 को हम ले लेते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, उपयोग कहाँ पे होता है स्टूडेंट? चूना पत्थर का इस्तेमाल हम भवन निर्माणों में भी करते हैं। और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइमस्टोन के बाद हमारा मार्बल आ गया स्टूडेंट। मार्बल जो कंचा हम खेलते हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति रूपांतरित चट्टान से स्टूडेंट, रूपांतरण के बाद ये मिलता है, और इसमें रूपांतरण के बाद ये मिलता है, इसको आप बोल सकते हैं मेटामॉर्फिक, इंग्लिश वाले बच्चे, मेटामॉर्फिक चट्टान से। ठीक है, और इसमें मुख्य घटक चूने के कार्बोनेट रहते हैं, CaCO3। और स्टूडेंट इसका जो संदलन सामर्थ्य की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? मार्बल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जिसको आप संगमरमर बोल सकते हैं, वो 720 होता है स्टूडेंट, 720 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उपयोग भवन निर्माण में, नक्काशी में, और जो ये आप पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मार्बल का प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व अगर इसका हम देखें तो ये 2.73 से शुरू होता है, 2.73 से, और लगभग 2.73 से 2.8 या 9 तक ले लेते हैं। ठीक है, इसकी जो विशिष्ट गुरुत्व है वो वहां तक लिया जाता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 720 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये था आपका मार्बल। मार्बल के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये आपका कौन सा पत्थर आ गया, इसका नाम नहीं आया स्टूडेंट, ये है आपका सैंडस्टोन है स्टूडेंट, ये इसमें नाम नहीं लिखा, ये सैंडस्टोन है। और सैंडस्टोन की मैं अगर बात करता हूं स्टूडेंट, इसकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रिय विद्यार्थियों सैंडस्टोन की उत्पत्ति कैसे होती है, जिसको बलुआ पत्थर बोला जाता है, इसकी आप इमेज से ही लगा सकते हैं कि बलुआ पत्थर कैसा पत्थर होता है। इसमें मिट्टी की दिखता होती है, क्योंकि जब आप घूमने फिरने जाते हैं कहीं पे, तो ये ऐसे पत्थरों पे बैठ के आप अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं ना, तो ये बलुआ पत्थर है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? रूपांतरित ये चट्टान से होती है, रूपांतरित, जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों इसमें सिलिका की दिखता होती है, सिलिका की, सिलिका मतलब AiO2। और इसका जो मुख्य घटक है वो मैंने बता दिया है, सिलिका है स्टूडेंट। संदलन सामर्थ्य की अगर मैं इसकी बात करूं आपकी, तो ये इसका संदलन सामर्थ्य लगभग कितना होता है? संदलन सामर्थ्य होता है सैंडस्टोन का नियर बाई 650 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, इसका संदलन सामर्थ्य 650 ग्राम। और दूसरी चीज, मुख्य घटकों में क्वार्टजाइट भी है, इसके मुख्य घटकों में क्वार्टजाइट। ठीक है, जल अवशोषण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, 10% होती है इसकी जल अवशोषण क्षमता। उपयोग इसका भी हम यहीं पे करते हैं, जैसे कि भवन निर्माण में लाल किले पे इसका इस्तेमाल कुछ किया गया है, आप ध्यान से देखना, जो लाल पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, उसका इस्तेमाल लाल किले में किया गया है। तो ये था आपका सैंडस्टोन स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपके जो सारे के सारे हैं लगभग पत्थर पूरे हो चुके हैं, जो मुख्य पत्थर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर की जब सीरीज कराऊंगा, ये थ्योरेटिकल होने के बाद पत्थर की ही सीरीज कराऊंगा, चट्टानों की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसी भी लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने साथियों को हमसे जोड़िएगा। हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिएगा, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।